हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो हम बात कर रहे हैं +2 के चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की। सो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलरिटी? मान लीजिए हमारे पास ए नाम का रिएक्टेंट बी नाम के रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है वो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ए रिएक्टेंट के हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, ए नाम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। सिमिलरली बी के हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जब रिएक्शंस करने के लिए या तो हम हीट देते हैं, उस रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करते हैं, या हम उसे स्टर करते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से देते हैं, तभी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तब जाके इन रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अब इन्हें कैसे पता चलेगा कि ए नाम के मॉलिक्यूल्स को बी नाम के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करना है? तो जो बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी होती है वो एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट है। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आकर टकराते हैं। अब मान के चलिए दो लोग हैं, ये बीच में दरवाज़ा है। अब एक यहाँ से आ रहा है, कोई एक यहाँ से आ रहा है तो दूसरा कोई यहाँ से आ रहा है। अब बीच में दरवाज़ा है, दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, और जब वो दरवाजे पर पहुँचते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो टकराने का इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम होगा, मतलब उन्हें ज़्यादा ज़ोर का धक्का नहीं लगेगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आके दो साइकिल टकरा जाती है तो जो फोर्स होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, मतलब चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक दो बाइक आके टकरा जाती है तो चोट लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम कार की बात करें तो कार में और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कोलॉइड होते हैं या आपस में टकराते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलॉइडिंग साइमल्टेनियसली number of particles colliding simultaneously at a specific point. किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ से कोई पार्टिकल्स आ रहा है, यहाँ से कोई पार्टिकल्स आ रहा है, यहाँ से कोई पार्टिकल्स आ रहा है। तो इस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जब उन सब में टक्कर होती है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। जैसे यहाँ पर 3 पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 3। अगर 2 पार्टिकल्स सेम पॉइंट पर टकराते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी वहाँ पर हो जाती है 2। अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब एक पॉइंट पर 3 गाड़ियाँ टकरा गई, वैसे तो 3 गाड़ियाँ टकरानी भी बहुत मुश्किल होती है,
तो 3 से ज़्यादा तो बहुत ही रेयर होते हैं, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी अबव 3 इज वेरी रेयर। मॉलिक्यूलरिटी above 3 is very rare, मतलब ये बहुत ही रेयर होती है, एंड हेंस वी एक्सेप्ट मॉलिक्यूलरिटी डू नॉट एक्सीड 3। एंड हेंस वी एक्सेप्ट that molecularity do not exceed 3। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 3 से ज़्यादा नहीं होगी। तो जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हमारे पास 3 टाइप से हो सकती है। पहली जो हमारे पास होती है वो है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है इसमें हमारे पास सिंगल कंपाउंड होता है, सिंगल मॉलिक्यूल्स होता है। बेसिकली इसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं टकराता है, इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में सिंपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, सिंपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NH4 NO2, जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी, हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से एक N निकल जाएगा, यहाँ से दूसरा N निकल के N2 गैस बना देगा, प्लस हमारे पास बन जाता है H2O। रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास होगी 1। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन होती है वो होती है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर्स में हम बात करेंगे 2 पार्टिकल्स आपस में जब टकराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 2HI, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक HI यहाँ से आ रहा है, दूसरा HI यहाँ से, मान के चलिए इस स्पेसिफिक पॉइंट पर आपस में टकराते हैं। तो ये हमारे पास बनाते हैं H2+I2। तो 2 पार्टिकल्स आपस में जब टकरा रहे हैं उसे हम बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी हम बात करें तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी होगी वो होगी 2। सिमिलरली हमारे पास होती है ट्राइमॉलिक्यूलर। रिएक्शन। अब ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में हमारे पास क्या होगा, जब 3 पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कोलाइड करते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2SO2+O2। अब 2 पार्टिकल्स SO2 के हो गए और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आएगा।
फॉर एग्जांपल जैसे SO2 और यहाँ से O2, ये तीन पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कोलाइड करते हैं तो हमारे पास ये बनाएगा 2SO3 मॉलिक्यूल्स बना देगा। अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो तीन पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 3 हो जाएगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हमारे पास एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। क्या हम इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं इस रिएक्शन को देखकर? अगर हम बात करें तो इसका हमारे पास है 1 मोल। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसके हमारे पास है 6 मोल, और अगर हम इसकी बात करें तो इसके हमारे पास है 3 मोल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कोलाइड हो रहे हैं, 6 + 1 7 + 3 = 10। तो अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी आती है 10, जो कि नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मॉलिक्यूलरिटी में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहली बात है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी होगी वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। और सेकंड पॉइंट है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसे हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। चेक्ड इट बाय ऑब्जर्वेशन a balanced chemical reaction. Checked it by observation, a balanced chemical reaction. अगर हमारे पास जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी चेक कर सकते हैं। जब भी हमारे पास, और हमने साथ में ही बात की थी कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। आप यही मान के चलिए कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा आए तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप में हो रही है, वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो रही है। इफ़ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्सीड 3, इफ़ molecularity of reaction exceed 3, then it means that reaction is multiple step रिएक्शन। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा आ रही है, हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रही है। और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन पर ही एप्लीकेबल होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल
molecularity is applicable only elementary reaction. elementary reaction का मतलब हुआ सिंगल स्टेप रिएक्शन. जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन पर ही एप्लीकेबल होती है. कभी आपने सुना है कि 0 पार्टिकल्स आपस में टकरा गए, या 1/2 या 3/2 5/2 पार्टिकल्स आपस में टकरा गए, कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपस में टकरा गई. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. जब 0 पार्टिकल्स आपस में कभी टकरा ही नहीं सकते, तो नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलरिटी नेवर कैन बी 0. मॉलिक्यूलरिटी नेवर कैन बी 0. फ्रैक्शन वैल्यू या इसकी नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकती, और नेगेटिव वैल्यू. मॉलिक्यूलरिटी की ना तो कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ना ही कभी 0 हो सकती है, और ना ही कभी फ्रैक्शनल इसकी वैल्यू हो सकती है. अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की या रेट ऑफ रिएक्शन की, अगर हम इसी रिएक्शंस के लिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शंस देके अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ KClO3 रेज टू पावर 1. अगर हम रिएक्शन को देख के इसका रेट लिखते हैं, देन FeSO4 रेज टू पावर 6. Similarly, H2SO4 raised to power 3. तो अगर इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम देखें, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 आ जाता है. तो क्या ये रिएक्शन 10th ऑर्डर रिएक्शन है, या इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखें, रिएक्शन को देखें तो मॉलिक्यूलरिटी भी 10 आती है. तो क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 10 है? नहीं. ना तो इसका ऑर्डर 10th ऑर्डर है, और ना ही इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 हो सकती है. तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास 2 तरह की रिएक्शन होती है. एक हमारे पास होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप में होती है. दूसरी हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अब जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को देख के हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी हम बता सकते हैं. सपोज हमारे पास A+2B चेंज हो रहा है C में, तो अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 2. अगर रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाता है 1 + 2 = 3. अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी भी आ जाती है हमारे पास 3. तो जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देख के ही हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं, और साथ ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी हम बता सकते हैं. अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम रिएक्शन देख के ना तो हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, और ना ही हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है 3A + 2B,
ये हमारे पास चेंज हो रहा है x में। अगर हम बात करें, अगर हम रिएक्शन देख के ही बताए, तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, तो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास आएगी यहाँ पे 5, और रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास आना चाहिए 5। तो क्या रिएक्शन फिफ्थ ऑर्डर होगी? नहीं, रिएक्शन फिफ्थ ऑर्डर नहीं होगी, और ना ही इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 5 होगी। तो अगर हम देखें कि ये रिएक्शन किस प्रकार से हो रही होगी, मान के चलिए 2A प्लस बी चेंज हो रहा है आपके पास D में। सिमिलरली हमारे पास A नाम का रिएक्टेंट फिर D नाम के रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके बना रहा है हमारे पास E। उसके बाद जो हमारे पास E नाम का रिएक्टेंट B नाम के रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमारे पास बना रहा है X। E से E मर जाएगा, D से D मर जाएगा। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास, ये है हमारे पास 2A ये है और एक ये हो गया, तो हमारे पास 3A प्लस 2B गिव राइज टू X। तो हमारे पास यही ओवरऑल रिएक्शन वापस आ जाती है। तो ये रिएक्शन हमारे पास मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो जब भी हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा आए तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगी। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए ये एक 200 मीटर का ट्रैक है। अब इसमें 4 दोस्त दौड़ने वाले हैं। अब एक टीम वर्क है। स्टार्टिंग के 50 मीटर्स में पहला लड़का दौड़ेगा, उसके बाद के 50 मीटर में वो अपना जो उसके पास जो स्टिक होती है वो दूसरे लड़के को दे देगा, और फिर वो अगले 50 मीटर दौड़ेगा, और यहाँ पे वो तीसरे लड़के को स्टिक देके अगले 50 मीटर दौड़ेगा, और फिर उसके बाद जो चौथा लड़का है उसको वो स्टिक देके उस रेस को पूरा करेंगे। इस तरह से बहुत सारी टीमें इस ग्राउंड में दौड़ रही है। अब जीत या हार किस पर डिपेंड करेगी? देखो, मान के चलिए इन चारों लड़कों में से 3 लड़के अच्छे दौड़ लेते हैं, लेकिन एक लड़का इनमें से थोड़ा सा वीक दौड़ेगा, थोड़ा सा कमज़ोर होगा दौड़ने में। तो 3 लड़के बोलेंगे कि हम तो भी अच्छे से दौड़ लेंगे, बस तू अपना देख लियो। अब जो ये एक वीक है वो कितना तेज़ दौड़ पाएगा, उनकी जीत और हार उस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये तीनों अपने हिस्से का दौड़ लेंगे। अगर ये अपने हिस्से का ठीक दौड़ा तो ये टीम जीत जाएगी, नहीं तो ये हार जाएगी। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। मान के चलिए हमारे पास सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप है वो हमारे पास E प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ E प्लस बी गिव राइज टू एक्स। ये हमारे पास जो ये वाला स्टेप है ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा वो इसी पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ E इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब जो तो E है हमारे पास ये बहुत कम टाइम के लिए बन रहा है, यानी कि ये इंटरमीडिएट है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ B पे डिपेंड करेगा। अब अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, क्योंकि 2 पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।